तो हम लोग लास्ट क्लास में डी एंड एफ ब्लॉक को शुरू किए थे। इससे पहले हम लोग का 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है और उस 3 लेक्चर में हम लोग कुछ कुछ बेसिक बातें कर चुके हैं। जैसे क्या क्या बात कर चुके हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या क्या एग्जाम्पल है, किन एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता है। तो बताइए थोड़ा, किन 3 एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं? जिंक, कैडमियम और मरकरी। ZnCd और Hg को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहते, ये भी हम आप लोग को बताए थे। क्या था रीजन? क्योंकि नॉर्मल स्टेट में और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल क्या होता है? इनकम्प्लीटली फिल्ड। इनकम्प्लीटली फिल्ड, और कंप्लीटली में बोलना तो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है। ठीक है, ये हम बताए थे। आगे अगर हम बात करें तो कुछ जनरल ट्रेंड्स का बात किए थे। जनरल ट्रेंड समझाने से पहले क्लास 11 का एक छोटा सा टॉपिक हम आप लोग को बताए थे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट हम लोग किसको कहते हैं? तो बेसिकली जो इनर सेल का इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चार्ज से शील्ड करता है या प्रोटेक्ट करता है। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में आपको क्या याद रखना है? बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर में जो भी फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्क्रीनिंग पुअर होता है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। ये सारा बात हम आप लोग को बताए थे। फिर हम जनरल ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस का बात किए थे कि लेफ्ट टू राइट चलने से पहले रेडियस घटता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर बढ़ता है। फिर हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे। ठीक है, उसके बाद टॉप से बॉटम वाला पे बताए थे कि 3D से 4D अगर आइएगा तो साइज नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से क्या करता है? इंक्रीज, बट 4D से 5D आने पे कांस्टेंट हो जाता है। इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते थे? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर में। फिर हम आप लोग को थोड़ा सा सेफ्टी के लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताए थे। आयोनाइजेशन एनर्जी में हम आपको क्या वेरिएशन बताए थे? पहले लेफ्ट टू राइट चलने से साइज घटता है, इसके कारण आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करता है? बढ़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें साइज कांस्टेंट होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होता है? कांस्टेंट। और आगे चल करके अगर हम बात करें, ठीक है, तो साइज भले इंक्रीज करता है लास्ट में, बट आयोनाइजेशन वापस से क्या करता है? इंक्रीज। इसका रीजन हम बताए थे, स्टेबल फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। टॉप से बॉटम में अगर हम बात करें तो टॉप से बॉटम में हम आप लोग को क्या बताए थे? टॉप से बॉटम में हम लोग ये देखे थे कि 3D से 4D सीरीज अगर हम आए, ठीक है, हम लोग 3D से कौन सा सीरीज आ जाए? 4D सीरीज। ठीक है, अगर हम बात करें 3D से 4D तो यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है यार। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करता है? डिक्रीज। फिर 4D से 5D सीरीज आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी वापस से क्या करता है? इंक्रीज। यहाँ पे रीजन था पुअर शील्डिंग वगैरह। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये सारा बात हम आप लोग को लास्ट क्लास में बता दिए थे। आज हम लोग एनसीईआरटी में जो डाटा दिया हुआ है उस हिसाब से आयोनाइजेशन एनर्जी को देखते हैं, उससे रिलेटेड कुछ छोटा छोटा क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग कुछ नया पीरियोडिक प्रॉपर्टी के ऊपर में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखो, अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे तुम लोगों को आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है। अब तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पे तुमको 3 आयोनाइजेशन एनर्जी दिया है। एकदम आराम से एक एक बात को ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, देखो यहां पे अगर हम बात करें तो क्या किया है? आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है। ये है तुम्हारा डेल्टा H01, डेल्टा H0। ठीक है, यहां पे है, ये तुम्हारा बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1, 2 और 3 क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? बात को समझो। ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, अब सिंपल सा सवाल ये है ना सर कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का सिंपल सा मतलब ये होता है बाबू कि जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, उस केस में जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा उसको बोलोगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो, हम पहले भी बता चुके हैं कि डी ब्लॉक का जो ट्रेंड होता है ना, काफी वाहियात किस्म का होता है, इर्रेगुलर ट्रेंड होता है भाई। वो कोई भी नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। अभी हम तुम लोग को बताए थे ना, वहां पे नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से जो भी हम लोग ट्रेंड देखे थे, तो लेफ्ट टू राइट चलने से पहले साइज घटा था तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या किया था? बढ़ा था। बट जब तुम वापस से डाटा में देखने आओगे ना, तो यहाँ पे फिर से तुमको इर्रेगुलरिटी या कुछ तुमको वेरिएशन दिखाई देगा। तो इसी वजह से हम लोग डाटा के हिसाब से अगर बात करें तो क्वेश्चन गलती होने का चांस कम होगा, और क्वेश्चन तुम लोग को डाटा से ही पूछा जाता है। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, देखो अगर हम बात करें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो देखो ये तुम्हारा एलिमेंट भी हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आ जाएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट,
निकल कॉपर जिंक। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत है इसमें? अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें स्कैंडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी 631, फिर कितना है 656, फिर क्या है 650। देखो यहां से यहां तो बढ़ा, बट फिर यहां पे क्या कर गया है, घट गया है। बात क्लियर है? ठीक है। फिर यहां पे देखोगे तो फिर से क्या किया, बढ़ा, और यहां पे फिर से क्या किया है, बढ़ा है। बात क्लियर है? ठीक है। तो जहां तक अगर हम बात करें, बढ़ा ना, ठीक है, तो जहां तक हम बढ़ने वाला बताए हैं वहां तक बढ़ता ही है। बस थोड़ा सा याद रखना कहां पे, तो टाइटेनियम और किसमें, वेनेडियम में। तो टाइटेनियम और वेनेडियम में किसका ज्यादा हो जाता है, टाइटेनियम का। वेनेडियम का क्या हो जाता है, कम। ठीक है। उसी तरह से क्रोमियम और टाइटेनियम में भी जब तुम कंपेयर करोगे तो किसका ज्यादा होता है, टाइटेनियम का ही ज्यादा होता है, और क्रोमियम का क्या होता है, कम होता है। तो ये कुछ बात को तुम ध्यान में रखना। आगे अगर हम बात करें तो आयरन कोबाल्ट निकल में कांस्टेंट बोले थे, तो लगभग तुमको यहाँ पे कांस्टेंट ही दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं दिख रहा है। 762, 758 और 736। और लास्ट में चल करके हम क्या बोले हैं, इंक्रीज हो जाता है। तो देखो कॉपर और जिंक में क्या किया है, इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है। ठीक है। अब तुमको यहाँ पे बात क्या क्या याद रखना है। पहला तो बात ये याद रखना है सर कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 3D सीरीज में सबसे अधिक किसका होता है, ये सवाल पूछा जाता है। तो 3D सीरीज में सबसे हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर हम बात करें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो 3D सीरीज में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट का होता है बच्चा, जिंक का। अरे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो फिर बोलना चाहिए ना, सबसे ज्यादा किसका होता है। और अगर हम बात करें 3D सीरीज में सबसे कम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, लोएस्ट, ये तो तुम्हारा हम बात किए किसका सर, हाईएस्ट। अरे कोई दिक्कत है? अगर हम लोएस्ट का बात कर ले बाबू, ठीक है, तो देखो तो लोएस्ट किसका दिख रहा है, स्कैंडियम का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये दो डाटा आपको याद रखना है। बोलो बात समझे ना। चलो अब हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का बात करते हैं। देखो अगर अभी भी किसी बच्चे को फर्स्ट और सेकंड में कोई दिक्कत है ना, तो बात को समझिए कि क्या होता है। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें बाबू तो स्कैंडियम का, ठीक है, स्कैंडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। तो स्कैंडियम से जब तुम पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, Sc प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ या ना, तुम बताओ यहां से जो तुम इलेक्ट्रॉन निकाले होगे, तुम तो पकड़ के निकाले होगे जी, निकाले होगे पकड़ के, नहीं ना निकाले होगे, कैसे निकाले होगे, एनर्जी दे करके। और जो एनर्जी दिया जाता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, नहीं क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। चलो कुछ कुछ गजनी वाला आदत छूट रहा है नहीं तुम लोग का, 15 मिनट में भूलने वाला। चलो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो यहां पे पहला इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसी को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी IE1। अब तुम क्या करो, स्कैंडियम प्लस को पकड़ो और फिर से यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ये Sc2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सर। 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा सर, एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है। देखो ये प्लस था ना बाबू, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब यहाँ पे 2 प्लस आ जाएगा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे IE2। क्या बोलेंगे, IE2, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी 2। ठीक है। उसी तरह से जो Sc2 प्लस है ना बच्चा, यहां से अगर तुम इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये Sc3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा उसी को हम लोग कहेंगे सर IE3। क्या कहेंगे, IE3। अरे कोई दिक्कत है, मतलब यहां पे जो बात हो रहा है ना, ये स्कैंडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी का बात नहीं हो रहा है, ये किसका है तुम्हारा, ये बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी है तुम्हारा Sc प्लस का। किसका बात हो रहा है, Sc प्लस। उसी तरह से अब तुम लोग इमेजिन कर लो, ये Ti प्लस, V प्लस, Cr प्लस, Mn प्लस, Fe प्लस, Co प्लस, Ni प्लस, Cu प्लस और Zn प्लस, प्लस 1 वाला का है। बात क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो भी आयोनाइजेशन एनर्जी बताया गया है वो M+1 वाला का बताया गया है। कोई दिक्कत है, ठीक है। अब वैल्यू देखते हैं, थोड़ा देखो ध्यान से। अगर मैं वैल्यू का बात करूं तो यहाँ पे 1235 है, यहाँ पे 1309, 1414, मतलब इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे भी इंक्रीज किया है, बट Mn में ध्यान दो, ठीक है। यहां से यहां तक फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज किया, बट जब क्रोमियम से Mn गए तो एक बार क्या किया है, डिक्रीज किया है ना, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करोगे तो आयरन से फिर से बढ़ना शुरू किया, ठीक है, आयरन में बढ़ा, फिर यहां पे अगर बात करोगे बढ़ा है, फिर यहां पे भी क्या किया है, बढ़ा है, यहां पे भी क्या किया है, बढ़ा है, और यहां पे भी क्या किया है, फिर क्या किया है, घटा है।
बात समझे ना, ठीक है। तो ये है तुम्हारा। अब इसमें भी तुमको क्या याद रखना है कि कौन सा एलिमेंट का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होता है और कौन सा लोवेस्ट होता है, क्योंकि जेई को भी ये प्रैक्टिकली पता है भाई कि ठीक है सारा डाटा को एप्रोप्रिएट याद रखना पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो तुम थोड़ा थोड़ा अगर ट्रिक याद रखोगे ना तो आराम से बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट अगर हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का बात करें तो हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका दिखाई दे रहा है? कॉपर का। किसका दिख रहा है? कॉपर का। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब अगर हम बात करें तो हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कॉपर का है, तो पॉइंट नंबर 1 ये समझ में आ गया। लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वापस से किसका आ रहा है? स्कैंडियम का। वापस से तुम थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का बात करूं तो स्कैंडियम से जो क्रोमियम तक है वो कॉन्स्टेंटली क्या किया है? इंक्रीज, ठीक है। फिर क्रोम देखो कॉन्स्टेंटली क्या किया? इंक्रीज। क्रोमियम से मैग्नीज जाने पे क्या किया? डिक्रीज। फिर अगर हम बात करें मैग्नीज से, फिर अगर हम आयरन में बात करें तो यहां पे इंक्रीज हुआ है। बट ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्रोमियम और आयरन में अगर कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा है? क्रोमियम का। आयरन का कमी है, ठीक है। उसके बाद यहां से फिर से ये क्या करना शुरू किया है? इंक्रीज करना शुरू किया है। तो ठीक है, अच्छा जिंक में वापस से क्या किया है? डिक्रीज किया है। तो देखो अगर तुम दो जगह का बात याद रखोगे ना तो इसका पूरा ट्रेंड याद रख सकते हो, यहां से यहां तक, ठीक है। यहां से नहीं, सूरज उल्टा बोल रहे हैं, यहां से यहां तक, ठीक है। तुमको क्रोमियम से याद रखना है। क्रोमियम से मैग्नीज जाएंगे तो एक बार क्या करेगा? घटेगा। मैग्नीज से आयरन जाएंगे तो क्या करेगा? बढ़ेगा। बट क्रोमियम मैग्नीज और आयरन में अगर बात करोगे तो सबसे ज्यादा किसका होता है? क्रोमियम। उसके बाद किसका आएगा? आयरन। और उसके बाद किसका आता है? Mn का। तो ये बात याद रखना, ठीक है। फिर तुम्हारा ये कॉन्स्टेंटली बढ़ता जाएगा और जिंक में आकर के वापस से एक बार क्या कर जाता है? घट जाता है। अब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का बात करोगे तो देखो ये है तुम्हारा 2393, ये भी तुम्हारा यहां पे भी इंक्रीज किया, यहां पे भी इंक्रीज किया, यहां पे भी इंक्रीज किया और यहां पे भी क्या किया? इंक्रीज। अब यहां ध्यान दो, यहां तक Mn तक ये क्या किया है? इंक्रीज किया है। यहां से ये घटना शुरू किया, ठीक है। मतलब Fe में आकर के ये क्या किया? एक बार घटा, फिर यहां पे देखो ये इंक्रीज किया है, फिर वापस से क्या किया? इंक्रीज। फिर यहां पे भी इंक्रीज, यहां पे भी इंक्रीज और यहां पे भी क्या है? इंक्रीज। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का बात करोगे तो हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसका दिख रहा है? डाटा देखो हाईएस्ट किसका दिख रहा है, ठीक है, 38 वाला ना। तो हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसका है? जिंक का। तो बस ये कुछ कुछ डाटा है इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखोगे। बात क्लियर है, ठीक है। तो कुछ कुछ सवाल ऐसे तुमसे आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर में पूछा जा सकता है। एक बार जैसा हम आप लोग को पढ़ना सिखाया वैसा एक बार याद रख लीजिएगा ना तो दिक्कत नहीं आएगा। अब देखो एक बार जेई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है? एकदम सिंपल सा सवाल है, तुम लोग एक बार में आंसर कर लोगे, ठीक है। अब हम तुम लोग को थोड़ा सा बात रिवीजन कराते हैं और तुरंत तुम लोग आंसर पकड़ लोगे। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट का था? जिंक का था ना। और सबसे लोवेस्ट किसका था? अब देखो यहां पे क्या बोला है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इंथैल्पी और एनर्जी सेम है। बात क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे तुमको 4 गो एलिमेंट दिया हुआ है। देखो यहां Zn है और Zn बीच में है, हो सकता है J। यहां Zn बीच में है, हो सकता है J। यहां Zn को सबसे पहले रख दिया यानी सबसे कम, हो सकता है। दिख रहा है कि नहीं? सबसे आखिरी में, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा क्वेश्चन पूछा था वो कहां से पूछा है? ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछा है वही वाला, ठीक है, डाटा से पूछा हुआ है, वही टेबल से पूछा हुआ है। तुम देख लो सबसे ज्यादा किसका बोला है? Zn का, जो कि है भी सबसे ज्यादा। उसके बाद तुम्हारा किसका रखा देखो तो जरा, ठीक है। उसके बाद रखा है तुम्हारा निकल का, तुम निकल का देखो, Zn के बाद में निकल का ही आ रहा है ना, ठीक है, 736, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा किसका रखा है? Mn का, तो उसके बाद Mn ही आएगा और सबसे कम में किसका आएगा? टाइटेनियम। तो देखो वो डाटा से ना तुमको सवाल पूछा जाता है। अब उल जलूल सवाल नहीं पूछेगा यार, ठीक है, तुमसे नॉर्मल सवाल ही पूछेगा। बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे ना तो इनऑर्गेनिक का खूबसूरती ही यही है कि आप आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे। बात समझे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और पीरियोडिक प्रॉपर्टी के ऊपर में। तो नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी का अगर हम लोग बात करें तो यह है मेटालिक कैरेक्टर। नेक्स्ट क्या बात करेंगे? मेटालिक कैरेक्टर। देखो वैसे तो मेटालिक कैरेक्टर से ना आप लोगों को जेई में उतना ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाता, ये जेई फेवरेट नहीं है, बट बोर्ड में सवाल पूछा जाता है क्योंकि हमें ये बात अच्छे से पता है कि अगर हम लोगों को कोई अच्छे एनआईटी या आईआईटी कॉलेज में पहुंचना है
तो क्राइटेरिया आप लोगों को पता है ना जी, क्राइटेरिया क्या है कि हम लोगों को जेई तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ हम लोगों को बोर्ड में 75% प्लस मार्क्स भी चाहिए, ठीक है। तो बोर्ड भी अच्छा होना चाहिए, तो हम लोगों को दोनों को पैरेलली लेकर के चलना है, क्योंकि अभी आप क्लास 12 में हो, ठीक है। अगर हम मेटालिक कैरेक्टर का बात करें बच्चे, तो मेटालिक कैरेक्टर जो होता है ना वो कंप्लीटली आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर में डिपेंड करता है। अब अगर किसी बच्चे को याद है कि मेटल्स किसको कहते हैं, किन्हीं को याद है मेटल्स किसको कहा जाता है? कैन एनीवन डिफाइन मी? किसको कहते हैं मेटल्स? क्या? गुड, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट आर नोन एज क्या? मेटल्स। बात समझ आया ना, ठीक है। या फिर हम वैसे बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? मेटल्स कहते हैं। अब तुम बताओ जी, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान कहां पे होगा? ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। आसानी से इलेक्ट्रॉन कहां पे निकलेगा? जहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा या आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा? ऑब्वियसली आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, ठीक है। यानी जिस एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी कम, उसका मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा तुम्हारा? ज्यादा, ठीक है। अब यही सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहला बात यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल्स का डेफिनेशन, तुम लोग देख के भी नहीं पढ़ पाए। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आर नोन एज क्या? मेटल्स। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? मेटल, यानी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं उन्हीं को हम लोग मेटल कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? डी ब्लॉक एलिमेंट हैव लोअर मेटालिक कैरेक्टर देन एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो ये मेन सवाल पूछा जाता है कि कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। अब सुनिए, एस ब्लॉक में भी जितना एलिमेंट है ना वो भी मेटल्स है, और डी ब्लॉक में भी जितना एलिमेंट है वो भी मेटल्स है। बट अगर आप दोनों का मेटालिक कैरेक्टर को कंपेयर करोगे ना बच्चे, तो आपको ये दिखाई देगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनका मेटालिक कैरेक्टर कम होता है एज कंपेयर टू एनी एस ब्लॉक एलिमेंट। अब सवाल ये है ना कि ऐसा क्यों होता है सर? इसका सिंपल सा रीजन ये है जी कि अगर हम लेफ्ट टू राइट आए तो साइज क्या करता है? घटता है, और साइज के घटने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करता है? बढ़ता है। तो ये बात तो हमको अच्छे से पता चल गया कि सर एस ब्लॉक जो होता है ना वो पहले होता है, और डी ब्लॉक जो होता है ना वो बाद में होता है। यानी एस ब्लॉक का साइज जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा एज कंपेयर टू डी ब्लॉक। अब एस ब्लॉक का अगर साइज बड़ा है सर, तो ये बात ऑब्वियस सा है कि अगर हम बात करेंगे तो उसका साइज अगर बड़ा है, बात समझे ना, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? सोचो तो, साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? कम, और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा तो उसका मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपको जेई पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है? जेई पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है कि कौन से ब्लॉक का मेटालिक कैरेक्टर अधिक होता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डी ब्लॉक एलिमेंट, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आपसे बोर्ड में क्या सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों होता है? तो आप सिंपल सा आंसर क्या दोगे? क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, साइज छोटा होता है, तो ये सब कारण के वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर एस ब्लॉक के कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है। अब यही बात आप ध्यान से देखिएगा तो लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्यों होता है? तो दिस इज बिकॉज, पहला क्या लिखा है बच्चे बताओ? हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, और दूसरा क्या लिखा है बच्चे? लो एटॉमिक रेडियस। अरे कोई दिक्कत है? नहीं ना, आवाज नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है? चलो बहुत अच्छे, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, और नेक्स्ट जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी का हम लोग को बात करना है वो है रिएक्टिविटी। क्या है? रिएक्टिविटी। अब देखो, रिएक्टिविटी वाला जो फैक्टर होता है ना बाबू, वो भी किस पे डिपेंड करता है? तो वो भी डिपेंड करता है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर में भी, ठीक है। अब कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि किसका रिएक्टिविटी ज्यादा और किसका रिएक्टिविटी कम है? अब ध्यान देना, हम लोग पीरियोडिक टेबल में सबसे लीस्ट रिएक्टिव किसको मान करके चलते हैं? नोबल गैसेस को, ठीक है। नोबल गैसेस को क्यों मान करके चला जाता है? क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उसको बाकी से कोई मतलब नहीं है, ना ही उसको इलेक्ट्रॉन लेना है, ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देना है। ऐसा तो नहीं करना है ना, ठीक है। ना ही उसको इलेक्ट्रॉन लेने का मन करता है, ना ही उसको इलेक्ट्रॉन देने का मन करता है। तो इसी वजह से उसका रिएक्टिविटी जो होता है सर, वो क्या होता है? कम होता है। बात समझ गए, ठीक है। इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लेना, सॉरी इलेक्ट्रॉन देना या लेना नहीं चाहता है उसका, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है उसका रिएक्टिविटी भी क्या होगा? कम होगा। अब आसानी से अगर इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है मतलब उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ऑब्वियसली क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी जिस एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है, उसका रिएक्टिविटी क्या होगा? कम होगा। बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, फिर से इसको भी कंपेयर किया जाता है कि किसका ज्यादा होता है और किसका कम होता है। बात समझे, ठीक है। तो ये बात आपको ये याद रखना है कि जो भी एस ब्लॉक एलिमेंट है ना, जो भी आपके एस ब्लॉक एलिमेंट है, उनका जो रिएक्टिविटी होता है, उनका जो क्या होता है? रिएक्टिविटी,
वो डी ब्लॉक के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा। वो तुम लोग देख भी सकते हो, जैसे सोडियम को तुम पानी में डालोगे तुरंत आग वाग लगने लगता है, ठीक है। उसी तरह से जितना भी एस ब्लॉक एलिमेंट है ना उसका रिएक्टिविटी काफी हाई होता है, बट डी ब्लॉक एलिमेंट का रिएक्टिविटी उतना हाई नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें तो आप लोग जो गोल्ड पहनते हो, गला में गोल्ड पहनते हो, तुरंत वो रिएक्शन करने लगता है जी? नहीं। जिस बेंच में आप बैठे हुए हो वो आयरन से बना हुआ है ना, ठीक है, क्या आग वाग लग जा रहा है? नहीं, ठीक है। तुमको सोडियम का बना हुआ बेंच में बैठा दिया जाए तो थोड़ा पानी आ जाएगा, तुरंत आग वाग लग सकता है, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा एस ब्लॉक एलिमेंट है ना उसका रिएक्टिविटी डी ब्लॉक के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसका भी रीजन तुम वही दोगे कि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है सर, ज्यादा होता है, ठीक है। डी ब्लॉक का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है, और साइज क्या होता है, छोटा होता है। आगे अगर हम बात करें तो यही फैक्टर लिखा हुआ भी है, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, देखो। अगर मैं रिएक्टिविटी का बात करूं तो रिएक्टिविटी में ये बात सिंपल सा लिखा हुआ है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट हैज लेस रिएक्टिविटी, ठीक है, एस देन एस ब्लॉक एलिमेंट। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसका रिएक्टिविटी जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू क्या, एस ब्लॉक एलिमेंट। इसका भी अगर मैं रीजन का बात करूं तो रीजन में हम क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू पहला क्या लिख सकते हैं बच्चे बताओ, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, अरे हाँ या ना, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, लो एटॉमिक रेडियस, लो एटॉमिक रेडियस या फिर लो एटॉमिक साइज, ठीक है। अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो हम क्या बोल सकते हैं, किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है जी, एस ब्लॉक एलिमेंट का ज्यादा होता है, और डी ब्लॉक एलिमेंट का रिएक्टिविटी क्या होता है सर, बोलो किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर में। नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलो सुनो, देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट का बात करें ना तो इसको भी हम लोग एस ब्लॉक के कंपैरिजन में ही देखेंगे, बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट का बात करें, ठीक है, किसका बात करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड क्या होता है सर, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये हाई होता है। ये क्या होता है, हाई होता है। हाई का मतलब क्या है, ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड टू, एज कंपेयर्ड टू, एज कंपेयर्ड टू कौन सा ब्लॉक बच्चे, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट। अरे कोई दिक्कत है, मतलब किसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है बच्चे बता तो, डी ब्लॉक एलिमेंट का ज्यादा होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट का कम होता है। अब इसका रीजन क्या है, बात को समझो। तो जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट है ना उसके पास में एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। मेटेलिक बॉन्डिंग के साथ साथ डी ब्लॉक एलिमेंट एक एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यही रीजन है कि एस ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरिजन में डी ब्लॉक एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। अब सवाल यह आएगा ना कि सर ऐसा क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड बनाने लगता है। बाबू जो एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है ना वो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है, यानी जो डी सबसेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस है उसी के वजह से एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। बात समझे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैं स्कैंडियम का बात करूं फिर टाइटेनियम का बात करते हैं। आप सभी बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होगा, अरे हाँ या ना, तो आप ही लोग बताओगे हम लिखेंगे। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 4s2 3d। अब एक बात बताओ बाबू लोग, ठीक है, यहां पे डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक। तो यही जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना ये आपस में दूसरे स्कैंडियम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप होकर के कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो अब सोचो स्कैंडियम को अगर तुमको मेल्ट करना है तो दो प्रकार का बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है, एक तो मेटालिक बॉन्ड को भी तोड़ना पड़ रहा है और दूसरा जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया उसको भी तोड़ना पड़ रहा है। तो तुम बताओ ना कहां पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जहां पे तुमको ज्यादा बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है कि कम बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है, ऑब्वियसली जहां पे ज्यादा बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है, अरे हाँ या ना। चलो ठीक है, तो यही तुम्हारा एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्डिंग के वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसका हो जाएगा आर्गन 4s2 3d क्या होगा 2, तो यहाँ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। इसका मतलब तुमको ये समझ में आ रहा है, पहला बात तो ये समझ में आया
कि सर एस ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरिजन में डी ब्लॉक एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हम लोग ज्यादा बोलते हैं, ठीक है, इसलिए ज्यादा बोलते हैं क्योंकि जो तुम्हारा एस ब्लॉक एलिमेंट है उसमें मेटालिक बॉन्डिंग होता है, डी ब्लॉक में मेटालिक के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होता है। दूसरा तुमको ये बात समझ में आ गया होगा कि कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं सर कि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और जैसे जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा। इसका मतलब हम लोग ये आराम से बोल सकते हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है, बढ़ता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे, बात समझ आया, ठीक है। अब जो बात हम बताए वही सारा बात इधर लिखा हुआ होगा, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है पढ़िए साथ साथ। The melting point of D block element is greater than that of S block element. यही बात हम आप लोग को बताए थे, अरे आया ना। नेक्स्ट, this is because D block element has higher covalent bonding in addition to metallic bonding. ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग के साथ साथ उसके पास हाइयर कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आगे क्या बोल रहा है देखो जरा, द एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्डिंग इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अरे कोई दिक्कत है? आगे फिर as the number of unpaired electron increases, melting point and boiling point also increases. ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है, ठीक है। अब हमको वापस से पता है कि डी ब्लॉक तो है एकदम वाहियात ब्लॉक, ठीक है। जब तक हम लोग अभी डाटा नहीं देखेंगे तब तक हम लोग सही से क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ये तो जनरल ट्रेंड है ना, अरे जनरल स्टेटमेंट तुम दे कैसे सकते हो, ये एकदम इरेगुलर सा ट्रेंड फॉलो करता है कि नहीं करता है, करता है। तो हमको वापस से यहाँ पे भी डाटा का सहारा लेना होगा कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, बात समझ आया, ठीक है। अब आगे सुनो, ठीक है, अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। अगर हम बात करें तो तुम लोग को पता होगा स्कैंडियम के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, टाइटेनियम के पास कितना होगा, वेनेडियम के पास, अब ध्यान देना चाहिए, क्रोमियम के पास कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 4s1 3d क्या होता है 5, तो 5 मतलब 5 और s में 1 है वो भी अनपेयर्ड तो 6 हो जाएगा। मैग्नीज में कितना होगा 5, आयरन में कितना होगा 4, कोबाल्ट में क्या होगा 3, निकल में 2, कॉपर में कितना होता है 1, ठीक है, 1 होता है, Zn में 1 भी नहीं होता है, ये बात को ध्यान रखना। अब अगर तुम ध्यान दोगे ना तो तुमको क्या पता चलेगा कि ठीक है सर, स्कैंडियम से मैग्नीज तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बढ़ा है, ठीक है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। बट जब हम लोग डाटा वाइज देखते हैं ना तो 3D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, क्रोमियम का। किसका होता है, क्रोमियम का। इसमें भी तुमको कोई शक नहीं होगा क्योंकि क्रोमियम के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अगर अभी हम तुमसे पूछे कि सेकंड हाईएस्ट किसका होगा तो तुम लोग तुरंत दिमाग लगाओगे कि सर सेकंड हाईएस्ट मतलब सेकंड नंबर पे हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Mn के पास है, तो Mn का होना चाहिए, एकदम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बट Mn का ना एक्सेप्शनली थोड़ा सा कम हो जाता है। इसका रीजन ये दिया गया कि Mn का, ठीक है, स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है और उसका एक टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर होता है। तो ये दो रीजन के वजह से। अब देखो ये सब रीजन वाला लाइन को भी तुम लोग याद रखना क्योंकि आजकल जेई में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको रीजन याद रखना है। बात समझ आया ना, ठीक है। चलो आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट सबसे लोएस्ट किसका होगा, तो सबसे लोएस्ट उसका होगा सर जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल किसके पास नहीं होता सर, जिंक के पास। तो Zn का सबसे कम होगा 3D सीरीज में, ठीक है। अगर मैं पूरे पीरियोडिक टेबल में बात करूं तो पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, तो पूरा पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। किसका होता है, टंगस्टन। कहां पे यूज होता है पता है आप लोग को, ठीक है, पहले एक बल्ब आता था, ठीक है, फिलामेंट बल्ब, देखे हो ना, ठीक है, उसमें देखना जो फिलामेंट बना हुआ रहता है ना वो किसका होता है, टंगस्टन का। अब जानते हो ये सब बच्चा को पता होता है, लगभग को पता होता है कि फिलामेंट में हम लोग टंगस्टन मेटल को यूज करते हैं। अब जेई यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है सुनो, ये पूछता है ना कि एक्सरे वाला जो होता है ना
उसमें हम लोग कौन सा मेटल को यूज करते हैं, ठीक है। एक्सरे कभी कराने के लिए गए हो, वहां पे भी ना एक ट्यूब होता है, ठीक है, और लाइट होता है, वहां पे भी अगर बात करोगे तो जो मेटल यूज किया जाता है वो भी किसका होता है, टंगस्टन का होता है। बल्ब वाला सब कोई को याद था, ठीक है, तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्या ले आया, एक्सरे ट्यूब का बात किया। तो एक्सरे ट्यूब में कौन सा मेटल को यूज किया जाता है, तो टंगस्टन को ही यूज किया जाता है। अगर तुमको इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट करने का कोशिश करे ना कि खाली टंगस्टन को क्यों यूज करते हैं, तो तुम बोल देना कि भैया उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है, इसी वजह से हम लोग टंगस्टन को यूज करते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। अब जो जो बात हम आपको बताया है ना, वही सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ होगा, चलिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और ये सारा बात आप लोग को याद रखना है जी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करोगे तो क्या बोला, क्रोमियम हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन 3D सीरीज। अच्छा, तुमको हम 3D सीरीज पढ़ा रहे हैं, बट हम आपको ये भी बताया कि 3D सीरीज को ही फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोला जाता है। तो अगर तुमसे बोल देना कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो उसमें भी कंफ्यूजन मत खा लेना, ठीक है। आराम से बोलना कि किसका होगा, क्रोमियम का, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी 3D सीरीज में लोएस्ट किसका होता है बच्चे बताओ, Zn का, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो Mn has D5 configuration with 5 unpaired electron but have less melting point and boiling point, ठीक है। किसके वजह से, बिकॉज ऑफ स्टेबल हाफ फील्ड, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स मेटालिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इस स्टेटमेंट याद रखना जी, पूछा जा सकता है, बात क्लियर है, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे तो टंगस्टन, जिसको W सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन होल D ब्लॉक। पूरे D ब्लॉक में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, टंगस्टन का। कोई दिक्कत है इसमें, चलो आगे सुनो। अब देखो, अब अगर हम बात करें तो इसी बात को यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है तुम लोग को, ठीक है। यहीं से हम वो सारा डाटा निकाले। देखो ये है तुम्हारा 3D सीरीज का, देखो टाइटेनियम, स्कैंडियम नहीं दिखाया है, ठीक है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। मैंगनीज का देखो शार्पली घटा है, और तुम अगर ग्राफ के हेल्प से देख पा रहे हो ना, तो देखो ग्राफ के हेल्प से हमको ये भी पता चल रहा है कि टाइटेनियम यहां आएगा और मैंगनीज यहां आएगा। ये क्या गेम हो गया, देखो तो मैंगनीज का तो टाइटेनियम से भी क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है ना, ठीक है। अब तुम कहोगे कि डाटा तो देवे नहीं किया था, कहां से जेई क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, और सर सब तो कहते हैं एनसीईआरटी से बाहर जल्दी सवाल नहीं आता है। देखो हम ये कतई नहीं बोल रहे हैं कि जेई मेंस मतलब एनसीईआरटी पढ़ने से पूरा जेई का सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, जेई तक का ना सारा सवाल सॉल्व हो जाता है, ठीक है। एडवांस में तुमको एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर जाना होगा, तो एडवांस हम लोग बाद में जनवरी के बाद में देखेंगे। फिलहाल तो अभी हम लोग को क्या देखना है, मेंस टारगेट करना है, बात क्लियर है, ठीक है। तो देखो यहां पे ये तुम याद रख लोगे। उसके बाद देखो आयरन से ये वापस से क्या किया, बढ़ा, कोबाल्ट, निकल, ठीक है। अगर बात करोगे देखो कोबाल्ट यहां पे है और निकल यहां पे है, ठीक है, तो थोड़ा स्लोप में ये क्या कर रहा है, घट रहा है। और इसका रीजन क्या है, तुम आयरन, कोबाल्ट, निकल में जाओगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या करता है, घटता है, इसलिए वहां पे तुमको घटता हुआ दिख रहा है। उसके बाद कॉपर और जिंक में अब्रप्टली घट जाता है, ठीक है, तो यहां पे दिख रहा है। उसके बाद यहां पे भी देखो, ठीक है, जर्कोनियम का अगर बात करोगे, ठीक है, फिर नायोबियम, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम तक ये क्या किया है, बढ़ा है। टेक्नीशियम में फिर से ये क्या किया है, घटा है, बात क्लियर है ना, ठीक है। फिर वो क्या किया, बढ़ा, फिर शार्पली क्या किया, घटा। बट तुम लास्ट वाला ट्रांजिशन सीरीज का देखो, फिर से यहां पे गेम हुआ है, ठीक है। यहां पे हॉफनियम, ठीक है, टैंटेनम और टंगस्टन, यहां तक क्या किया है, बढ़ा है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा थर्ड ग्रुप है, ठीक है, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, यहां तक तो ये क्या किया, बढ़ा। तुम 3D और 4D सीरीज में देखे तो जो सिक्स्थ ग्रुप है उसमें वो क्या किया है, घटा है। देखो दोनों में घटता हुआ नजर आया है ना, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या किया, बढ़ा है। बट आखिरी में देखो ये तुम्हारा यहां तक बढ़ता है, उसके बाद कॉन्स्टेंटली क्या कर जाता है, घट जाता है। तो इस बात को भी तुमको ध्यान में रखना है, बात क्लियर है ना, ठीक है। तो देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, वहां तक बढ़ा था, फिर मैंगनीज में क्या किया था, घटा था। यानी स्कैंडियम थर्ड हो गया, ठीक है, टाइटेनियम फोर्थ हो गया, वेनेडियम फिफ्थ हो गया, ठीक है, क्रोमियम क्या हो गया, सिक्स, वही हो गया ना, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो सिक्स ग्रुप तक क्या किया था, बढ़ा था। सेवेंथ में क्या किया था, घटा था। फिर वापस से 8 में क्या किया, बढ़ा, फिर घटता गया, बात क्लियर है, ठीक है। ये जो ट्रेंड है ये दो गो सीरीज में तुमको दिखेगा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, यानी 3D सीरीज और 4D सीरीज। 5D में ये कांड नहीं होता, ये बात याद रखना। 5D में थर्ड से फोर्थ जाओगे तो बढ़ेगा, फोर्थ से फिफ्थ जाओगे तो बढ़ेगा,
5th से 6 जाओगे तो बढ़ेगा, 6 से जैसे 7th हुआ वो सब अब्रप्टली क्या करना शुरू करेगा, घटना शुरू करेगा। ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी का लैंग्वेज यही सब बात को कैसे घुमा फिरा करके दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी का लैंग्वेज भी देखना ध्यान जरूरी है। पढ़ते हैं हम लोग, क्या बोला है, द ट्रांजिशन मेटल विथ एक्सेप्शन जिंक, कैडमियम एंड क्या, मरकरी, ठीक है। अरे ऐसे भी बोला ट्रांजिशन मेटल ना, तो ये बात तो हम लोग को समझ में आ ही जाना चाहिए कि 3 को ट्रांजिशन एलिमेंट के कैटेगरी में नहीं रखता है, और वो कौन कौन सा है, Zn, Cd और Hg। बोलो बात समझे, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, आर वेरी हार्ड, ठीक है, एंड हैव लो वोलाटाइलिटी। वोलाटाइलिटी का मतलब क्या होता है, तुम लोग को हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाए थे तो एक बात बताए थे, वोलाटाइल, ठीक है। वोलाटाइल किसको कहते हैं, वैसे सब्सटेंस जो आसानी से वेपर में बदल जाते हैं। तो देखो ये बोल रहा है लो वोलाटाइलिटी, मतलब भैया ये आसानी से वेपर में बदलने वाला नहीं है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, जो कि फिगर 4.1 में दिखाया गया है, ये यही है तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डिस्पाइट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल बिलोंगिंग टू 3D 4D एंड 5D सीरीज, ठीक है, द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल आर एट्रीब्यूटेड, ठीक है, टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म n-1d in addition to ns इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन द इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इसी को हम बोले थे कि n-1d यानी वो 3D 4D 5D का बात कर रहा है, वहां जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना वो एक्स्ट्रा मेटालिक बॉन्डिंग बना देता है, इसी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई। अब बताओ इस लाइन को तुम लोग पढ़ते तो समझ में आता कि यही हो रहा है। इस लाइन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने से एक्स्ट्रा बॉन्डिंग होता है, उसी की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, बढ़ता है, ये कह रहा है। आगे अगर बात करोगे नेक्स्ट, इन एनी रो, ठीक है, ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल, ठीक है, राइज टू मैक्सिमम D5, ठीक है, ये कहां तक जाता है, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम कहां तक जाता है, D5 तक, ठीक है। यानी हम लोग क्रोमियम तक देखे थे, ठीक है, यहां पे मॉलिब्डेनम तक देखे थे, यहां पे आप आगे देखो, एक्सेप्ट फॉर एनामुलस वैल्यूज ऑफ Mn एंड Tc, Mn एंड क्या, Tc, इनका भी D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, Mn एंड Tc एंड फॉल्स रेगुलरली, ठीक है, इन द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। कहने का मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि D5 कॉन्फ़िगरेशन तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बट Mn और Tc में, ठीक है, यहां पे Tc और यहां पे क्या है, Mn, वो एनामुलस बिहेवियर शो करता है, वहां पे क्या करता है, घटता है, और उसके बाद जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंटली क्या करना शुरू करेगा, घटना शुरू करेगा। बात समझ आया, ठीक है, यही बोलना चाहा है। आगे अगर हम बात करें तो यहां पे जो बात आप लोग को हम बताए थे वही क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को तो दूध भात समझ करके तुम लोग अभी तक पटक चुके होंगे। विच एलिमेंट, ठीक है, इज कैन बी यूज्ड एज अ फिलामेंट इन एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब में कौन सा एलिमेंट को यूज करते हैं जे, टंगस्टन को यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, याद रह जाएगा ना। और अगर मान लो हम पढ़ाए तुम लोग को फिलामेंट मतलब एक्सरे ट्यूब वाला और बल्ब में पूछ दिया, तब गलती करके आओगे क्या, नहीं ना करोगे, कसम खा के बोल रहे हो ना, ठीक है भाई, तुम लोग गलती बिल्कुल नहीं करना, इनऑर्गेनिक का कोई सवाल नहीं छूटना चाहिए। हम 11th की रिवीजन स्टार्ट कराएंगे, ठीक है, और वो मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, अगला हफ्ता से शुरू हो जाएगा। बाबू इनऑर्गेनिक सही हो गया ना तो हम बता दे रहे हैं सब अच्छे से अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे, ठीक है, ये शुरुआत से बताया गया है, क्योंकि केमिस्ट्री में 25 सवाल आता है, 25 में से फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सबका डिवीजन तो बराबर ही होगा ना जी, ठीक है। तो मान लो 7 से 8 सवाल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आएगा, 7 से 8 सवाल जो है ना उसको एकदम बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। 8 सवाल मान लो, 8 सवाल इनऑर्गेनिक का बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और हम लोग को पता है हम लोग का फिजिकल भी बहुत अच्छा है, ठीक है, फिजिकल में भी हम लोग कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे से किए हुए हैं, तो मिनिमम हम लोग टारगेट कितना रख करके चले हैं कि भैया हम लोग को 15 से लेकर के 20 सवाल करना ही करना है, 15 से लेकर के 20 सवाल करना ही है। और केमिस्ट्री में 15 से लेकर के 20 सवाल तुम पहुंच गए ना, तो ऐसे भी हम लोग बात करें तो हम लोग आराम से कोई अच्छे कॉलेज पे पहुंच जाएंगे, मतलब जेई तो सेफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, केमिस्ट्री सेफ मतलब जेई सेफ, ठीक है। और
केमिस्ट्री का ऐसे भी माना जाता है भाई कि आसान क्वेश्चन है, तुम्हारा जो रैंक डिसाइड करेगा ना वो केमिस्ट्री डिसाइड करने वाला है। तुम जितना ज्यादा नंबर उठा करके लाओगे उतना अच्छा तुम्हारा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? टंगस्टन। बोलिए, किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, जान में जान आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा कि ठीक है, लगातार 1 घंटा हो, मतलब 1 घंटा से बोल रहे हैं तो लग रहा है कि यार अब तो छोड़ देना चाहिए। ठीक है, नहीं ना? ठीक है, अब बहुत ज्यादा समय नहीं है हम लोग के पास में। आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो कि है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नेक्स्ट क्या बच्चे बताओ? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब सवाल ये है ना सर, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हम लोग किसको कहते हैं? देखो, जैसे अगर हम बात करें तो यहां पे एग्जांपल से इसको समझो। ये है मेरा मेटल सॉलिड, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तुम इसको इतना एनर्जी दिए कि ई बदल गया एम गैस में। ठीक है, तो सॉलिड को गैस में बदलने के लिए जाहिर सा बात है आप कुछ ना कुछ यहां पे एनर्जी दिए होगे ना जी, कि कुछ मंत्र फूक करके तुम उसको मेटल सॉलिड को मेटल गैस में बदल दिए होगे, एनर्जी ही दिए होंगे ना। हो सकता है मंजू ये काम कर सकती है। ठीक है, क्योंकि मंजू क्या है? डॉन है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहां पे हम लोग मंत्र मार करके सॉलिड को गैस में नहीं बदले होंगे। ठीक है, हम लोग क्या किए होंगे? कुछ ना कुछ यहाँ पे एनर्जी दिए होंगे। बात समझे? ठीक है, अब जो भी एनर्जी तुम सप्लाई करोगे ना उसी को इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है? अब देखो, यही डेफिनेशन तुम्हारा यहां पे लिखा हुआ होगा। क्या लिखा है समझो? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द मेटल सॉलिड इनटू मेटल गैस डायरेक्टली इज नोन एज क्या सर? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसी को हम लोग इंथैल्पी ऑफ क्या कहते हैं? ये डेफिनेशन आप लोग को बोर्ड में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, अब बताओ, सॉलिड को तुम गैस में बदल रहे हो, है ना? ठीक है, तो बाबू डायरेक्टली नहीं बदलेगा, इसका भी एक प्रोसेस होता है। सॉलिड पहले बदलेगा किसमें? लिक्विड में, और लिक्विड बदलेगा किसमें? गैस में। यही होता है, सॉलिड बदलेगा लिक्विड में और लिक्विड बदलेगा। सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? उसको क्या कहा जाता है? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और सॉरी मेल्टिंग पॉइंट। और लिक्विड को गैस में बदलने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। यानी तुम ये बोल सकते हो कि सर यहाँ पे दो को फिनोमेना हो रहा है, मेल्ट और बॉइल दोनों। यानी जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा उसी का इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अधिक होगा। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो यहां पे वही बात लिखा गया है कि द एलिमेंट हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल हैव हायर इंथैल्पी ऑफ क्या? एटमाइजेशन। उनका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या भी क्या होता है? ज्यादा। अरे कोई दिक्कत है? आगे सुनिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो 3D सीरीज में हाईएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसका होता है जी? वेनेडियम का। अब तुम कहोगे सर क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था। ठीक है, बट देखो अगर हम बात करें ना तो दो फेनोमेना का काम हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहोगे। तो वेनेडियम में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को जब हम जोड़ते हैं ना तो किसका ज्यादा हो जाता है? सॉरी, वेनेडियम का ही ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वेनेडियम का इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है? ज्यादा। एनसीईआरटी में डाटा भी दिया हुआ है, हम लोग देखेंगे। आगे देखो, इन 3D सीरीज Zn हैज लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। 3D सीरीज में इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लोएस्ट किसका होता है? Zn का। बात समझे? ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो इसी बात को देखो ग्राफ में भी दिया हुआ है, वही सेम ग्राफ को दे दिया है। ठीक है, जैसे जैसे तुम बढ़े इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या किया? बढ़ा है। फिर वो क्या किया? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट घटा, फिर वो कांस्टेंट हो गया। तो सेम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ को दिया है। हालांकि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू भी दिया हुआ है, वो आगे चल करके अभी हम दिखाने वाले हैं। वहां पे तुम साफ देख सकते हो कि वेनेडियम का इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होता है और जो तुम्हारा जिंक है उसका सबसे क्या होता है? कम होता है। आगे सुनो, यहां पे अगर लाइन का बात करोगे तो देखो क्या बोला गया है, दे हैव हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन विच आर सोन इन फिगर 4.2। ठीक है, यानी जो तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट है उसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होता है? ज्यादा होता है। आगे अगर हम बात करें, द मैक्सिमा इज अबाउट द मिडिल ऑफ ईच सीरीज, यानी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पे आता है? सीरीज के बीच में, सीरीज के बीच में। आगे, इंडिकेट दैट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल इज पर्टिकुलरली फेवरेबल, ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन। यानी जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है
इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन क्या करता है, बढ़ता है। यही रीजन है कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या करता है, बढ़ता है। आगे अगर हम बात करें तो क्या बोला है, इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर द नंबर ऑफ क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग। जितना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, बॉन्डिंग उतना क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, सिंस द इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब यहां पे ध्यान रखना, ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, हालांकि हम इसको अलग कलर से मार्क कर दे रहे हैं क्योंकि ये सवाल चांसेस है पूछ सकता है, ये अच्छा लाइन है। सिंस द इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द मेटल। ये लाइन को याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बात क्लियर है, ठीक है। हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बताएंगे और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से भी सवाल पूछा जाता है, वो अभी हम लोग आगे सब देखने वाले हैं, बात समझे, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से क्या चीज डिटरमाइन किया जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों सेम ही बात है, बात समझे, ठीक है, सेम नहीं बोल सकते हो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी दूसरे कंडीशन को बोला जाता है और स्टैंडर्ड कंडीशन है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये हम लोगों ने देखा हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो क्या लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से, ठीक है। मेटल विथ वेरी हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, दैट इज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, टेंड टू बी नोबल इन देयर रिएक्शन। ठीक है, बात समझे, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, जिन एलिमेंट का इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अधिक है वो रिएक्शन में नोबल के जैसा बिहेव करते हैं। अब तुम नोबल का मतलब बता सकते हो, नोबल गैसेस रिएक्टिविटी रिएक्शन करता है कि नहीं करता है, नहीं करता है जल्दी, ठीक है। तो नोबल के जैसा बिहेव करता है, यानी उसका रिएक्टिविटी कम होता है कि ज्यादा होता है, कम होता है, ठीक है। यानी जिस एलिमेंट का इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अधिक होगा उसका रिएक्टिविटी भी क्या होगा, कम होगा। अरे कोई दिक्कत है, चलो आगे देखो। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आगे यहां पे क्या बोला है, देखो, अनदर जनरलाइजेशन इज दैट मेनी आर ड्रॉन फ्रॉम फिगर 4.2 दैट दी, ठीक है, मेटल ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैव ग्रेटर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है, देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। कहने का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के होते हैं उनका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट के तुलना में क्या होता है, ज्यादा, क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, ठीक है, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, इन अकाउंटिंग फॉर ऑकरेंस ऑफ मच मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग एज कंपेयर टू, ठीक है, मेटल मेटल बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स ऑफ हेवी ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इस दो लाइन से क्या क्या समझ में आया, पहला बात ये समझ में आया कि सर जो 3D सीरीज है ना उसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 4D और 5D के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है, पहला बात। दूसरा हमको ये समझ में आया कि अगर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम है 3D सीरीज का, मतलब वहां पे बॉन्डिंग जो हुआ होगा वो कम हुआ होगा, क्योंकि बॉन्डिंग अगर ज्यादा होता तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होता, ज्यादा होता। तो यहां से हमको एक और बात पता चल गया कि जैसे जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट का वेट बढ़ता है ना उसमें बॉन्डिंग भी क्या होने लगता है, ज्यादा, ठीक है, और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होता है, ज्यादा। बात क्लियर है ना, ठीक है। यानी हेवी ट्रांजिशन एलिमेंट में जो मेटेलिक बॉन्डिंग होता है वो स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू ट्रांजिशन एलिमेंट जिसका वेट थोड़ा क्या होता है, कम होता है। बात क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा एनसीईआरटी में लाइन लिखा गया है। अब देखो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कौन से सीरीज का है बच्चे, तो ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है 3D सीरीज का। कौन सा सीरीज का है बाबू लोग, 3D सीरीज। अगर 3D सीरीज में बात करोगे तो सबसे पहला कितना है बताओ, 326, फिर 473, बढ़ा ना जी, 515, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अच्छा, फिर अगर तुम बात करोगे तो यहां से जो बोल रहा है ना ये बेसिकली स्कैंडियम से उठा रहा है, सॉरी स्कैंडियम से नहीं उठा रहा है, ये टाइटेनियम से उठा रहा है, टाइटेनियम, स्कैंडियम का नहीं लिख रहा है, ठीक है। फिर ये वेनेडियम, फिर ये क्या है तुम्हारा क्रोमियम, ठीक है, फिर ये तुम्हारा मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट,
निकल, नहीं उल्टा बोल दिया यार, सॉरी स्कैंडियम से उठाया ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सॉरी उल्टा बोल रहे थे, सारा का है। अगर हम यहां पे बात करें तो देखो फिर है तुम्हारा क्या 397, ठीक है। अब देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, हाईएस्ट वेनेडियम का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फिर यहां से ये क्या कर गया, फिर से एक बार घटा है। फिर अगर हम बात करें तो 416, 425, 430, 339 और 126, तो हाईएस्ट और लोएस्ट मेन याद रखना है आपको। तो हाईएस्ट किसका होता है बताओ, वेनेडियम, और लोएस्ट किसका होता है बताओ, बात समझे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, बोलो कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा, एक और तुम ध्यान देने वाला बात क्या है, देखो टाइटेनियम के पास कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, 2, ठीक है। क्रोमियम के पास कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, 6। बट जब इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का बात हुआ तो देखो यहाँ D5 कॉन्फ़िगरेशन था और ये D2 कॉन्फ़िगरेशन था। टाइटेनियम और क्रोमियम में भी जब कंपेयर किया जाएगा ना तो किसका ज्यादा होता है, टाइटेनियम का ज्यादा, और क्रोमियम का क्या होता है, कम, ठीक है। मैंगनीज में भी अगर तुम बात करोगे इसमें तो भी किसका ज्यादा होता है, टाइटेनियम का ही ज्यादा होता है। यानी यहां से यहां तक में अगर बात करोगे तो सबसे स्कैंडियम से मैंगनीज तक में बात करोगे तो सबसे ज्यादा होता है किसका, वेनेडियम, उसके बाद किसका होता है, टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद किसका होता है, क्रोमियम, उसके बाद कौन होता है, स्कैंडियम, तब कौन होता है, Mn। अब देखो आयरन, कोबाल्ट, निकल में अगर बात करोगे तो आयरन, कोबाल्ट, निकल में लगभग कांस्टेंट ही जैसा लग रहा होगा, ठीक है। फिर कॉपर और जिंक में सबसे लोएस्ट तुम्हारा किसका है, जिंक का, तो कम से कम लोएस्ट और हाईएस्ट जरूर याद रख लेना, बात क्लियर है, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछा गया है, ऐसा तुमसे बोर्ड में सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला, इन 3D सीरीज व्हाई स्कैंडियम हैज हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, 3D सीरीज में स्कैंडियम का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे अधिक क्यों होता है, ये आपसे सवाल पूछा है। तो आप इसका सिंपल सा, ठीक है, व्हाई स्कैंडियम हैज हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हायर नहीं होगा, ठीक है, उल्टा बोल दिए, यहां पे क्या होगा, लोअर, ठीक है, लोअर होगा, अच्छा सॉरी, इन 3D सीरीज स्कैंडियम हैज हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन जिंक, ऐसा क्यों होता है, मतलब स्कैंडियम का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जिंक से अधिक क्यों होता है, इसका सिंपल सा रीजन क्या होगा, जिंक के पास में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जबकि स्कैंडियम के पास में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम सिंपल सा बात यहां पे ये बोल सकते हैं, दिस इज बिकॉज, क्या बोल सकते हैं, दिस इज बिकॉज, ठीक है, स्कैंडियम हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट Zn has no unpaired electron, no unpaired electron। बोलिए यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, जितना भी कॉन्सेप्ट हम आप लोग को सिखाए हैं वो सब कॉन्सेप्ट याद कर लोगे ना, ठीक है बाबू, याद करना ही पड़ेगा, तभी जा करके आप कुछ अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब इसको ना तुम लोग रटना से मत रिलेट करना, अरे सर इनऑर्गेनिक में तो बहुत रटना पड़ता है, बाबू इनऑर्गेनिक में जो भी फैक्ट्स है और जो भी तुम्हारा कुछ इरेगुलरिटीज है उसको याद करना पड़ता है, बात समझे, ठीक है। एक मूवी देखे हो तुम लोग, 3 इडियट, कितने लोग देखे हो, देखे हो ना तुम लोग, वहां एक कैरेक्टर होता है रैंचो, ठीक है, तुम लोग उसको देखते होगे कि वो एग्जाम का एक दिन पहले पढ़ता है और क्लास में टॉप कर लेता है, ठीक है। और एक था चतुर, ठीक है, वो दिन भर पढ़ता था पर भी वो सेकंड आया था। बाबू ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये सिर्फ फिल्मों में ही एप्लीकेबल है, रियल लाइफ में ना रैंचो जैसे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तुमको अगर रियल लाइफ में अच्छा स्कोर करना है ना, ठीक है, तो तुमको सारा कॉन्सेप्ट को याद करना पड़ेगा, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि समझ है ही नहीं और तुमको रटने बोल रहे हैं, हम लोग सारा बात को पहले क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद आपको याद करना है। ये कभी मत सोचना यार कि रैंचो जैसा वाला कैरेक्टर रियल लाइफ में एप्लीकेबल होता है, नहीं होता है। तुमको रियल लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना तो उसके लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, एक दिन पढ़ करके आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो, बात समझे, ठीक है। आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको रेगुलरली मेहनत करना पड़ेगा, एक बार में स्टेप लेकर के जीरो से आप हीरो नहीं हो सकते हो, जीरो से हीरो होने के लिए आपको स्मॉल स्मॉल स्टेप लेना होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। रैंचो सिर्फ कहां पे होता है, फिल्मों में, ठीक है। रियल लाइफ में रैंचो जैसा पढ़ाई करके कभी भी हम लोग जेई में सिलेक्शन तो नहीं ले सकते हैं,
जेई में सिलेक्शन लेने के लिए हमको कॉन्स्टेंटली और रेगुलर मेहनत करना पड़ेगा। बात समझ आया? तो ये था तुम्हारा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का। अब इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से रिलेटेड कुछ छोटा छोटा सवाल जो पीवाईक्यू में पूछा गया है उसको भी चलो हम लोग कर लेते हैं डिस्कस। जैसे अगर हम पहला सवाल का बात करें तो पहला सवाल क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव हाईएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इन 3D सीरीज। तो बताइए हाईएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 3D सीरीज में कौन सा एलिमेंट का होता है? वेनेडियम का। किसका होता है? वेनेडियम का। आगे देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट विल हैव हाईएस्ट एंड लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इन 3D सीरीज। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करोगे तो 3D सीरीज में, ठीक है, हाईएस्ट और लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कौन सा होता है और वो किस सेट में दिखाई दे रहा है? तो हाईएस्ट होता है वेनेडियम और लोएस्ट होता है क्या? अब बताओ यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट कहां पे दिखाई दे रहा है? डी नंबर में, वेनेडियम और क्या है? जिंक। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ क्वेश्चंस है, ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। बात समझ आया? ठीक है, चलो